हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम पूजा एंड आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो आज हमें इकोनॉमी की फील्ड के नोबेल प्राइज डिस्कस करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है अर्मेनिया। अर्मेनिया ने आईयूसीएन को ज्वाइन कर लिया है, हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 2016 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के बारे में सुना होगा, उसके भी 9 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। वो कोड क्या है, क्या काम करता है, वो भी हम देखेंगे। तो काफी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा विद एमसीक्यूज। एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके है, चलो स्टार्ट कर लें आज का सेशन। और नोट्स बनाने का टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या आप सिंपली पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके भी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे तो आपको वहां पर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिल जाएंगी, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो स्टार्ट कर ले। सबसे पहली बात करते हैं आईयूसीएन कैंटन मिलर अवार्ड के बारे में। ठीक है, आईयूसीएन कैंटन मिलर अवार्ड, तो जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका काम करता है किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के लिए, नया इनोवेशन लेकर आता है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम कोई इंडियन है जिसे ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो पहली बार वो भी किसी भारतीय को ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉक्टर सोनाली घोष, जो कि फील्ड डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की, और पहली इंडियन बन चुकी हैं जिन्हें आईयूसीएन डब्ल्यूसीपीए कैंटन मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया आबू धाबी में। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को यह अवार्ड दिया जाता है, किस लिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आईयूसीएन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल जो रहे हैं कैंटन मिलर, उनके नाम पे ही इस अवार्ड की शुरुआत की गई है 1999 में। तो 1999 से ये अवार्ड दिया जाता है आईयूसीएन WCPA मतलब वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया कैंटन मिलर अवार्ड। ठीक है, किसे मिला है ये, सोनाली घोष। इनका नाम नहीं भूलना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं आईयूसीएन के नए मेंबर के बारे में। ठीक है, अर्मेनिया ने ऑफिशियली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को ज्वाइन कर लिया है। और आईयूसीएन की जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वो आबू धाबी में हुई थी, और आबू धाबी में ये फैसला लिया गया है। नाउ बात करते हैं अर्मेनिया के बारे में। अर्मेनिया विजिट करने के लिए यूरोप कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। अर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिसकी कैपिटल बेसिकली ये एशिया और यूरोप के कह सकते हो कि एशिया और यूरोप के जो बॉर्डर है वहां पर सिचुएटेड एक तरीके से देखने को मिल जाएगी। जो आपका काकेकस माउंटेन रेंज है उसी रेंज में आपको अर्मेनिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, एरेवन इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यूरोप और एशिया की क्रॉस रोड पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान है, ठीक है, ईरान, टर्की, ये सभी इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन इतनी चीजें, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा अर्मेनिया जिसने आईयूसीएन को ज्वाइन करने का काम किया है। एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि साउथ काकेकस रीजन में सिचुएटेड है, यूरोप और एशिया के क्रॉस रोड पर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। अब आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे कल्चरल साइट्स होती हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनकी तस्करी होती है, मतलब उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है, स्मगलिंग हो जाती है, चोरी हो जाती है। तो ऐसे कई सारे आर्टिफैक्ट्स आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे जो कि गायब हो चुके हैं, राइट। तो ऐसे ही स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्चुअल म्यूजियम तैयार किया गया है, और ये पहला वर्चुअल म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा बाय यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट। ठीक है, बार्सिलोना स्पेन में से लॉन्च किया गया है। इसमें यूनेस्को के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है या आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि स्टोल हुए हैं मतलब चोरी हुए हैं, उन सबको यहाँ पे वर्चुअल फॉर्मेट में दिखाया जाएगा। इसे लॉन्च करने का काम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा स्पेन बार्सिलोना में किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा।
अब इससे फायदा क्या होगा और इंडिया की तरफ से क्या रिप्रेजेंट किया गया है, तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसमें 9th सेंचुरी के 2 सैंडस्टोन स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे, महादेव टेम्पल, पाली छत्तीसगढ़, और नटराज एंड ब्रह्म भगवान का फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो एक समय पे चोरी हो गया था। ठीक है, इस वर्चुअल म्यूजियम के जरिए लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि किस तरीके से हमारी कल्चर रहा है और किस तरीके से हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें स्टोल किया गया, चोरी किया गया। इससे आने वाले समय में हम जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है, जो इलीगल तरीके से तस्करी होती है, उसे रोक सकेंगे। इसके अलावा डिजिटली हम रिकनेक्ट कर पाएंगे अपने उस एरा से जिससे संबंधित ये स्टैच्यूज आपको देखने को मिलते हैं, और एजुकेशन को भी इससे सपोर्ट मिलेगा, रिसर्च वर्क में भी सहयोग मिलेगा। इसलिए इस वर्चुअल म्यूजियम को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। कहाँ पर हो रहा था ये? गोवा में। मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है, ये आपके पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए ये फेस्टिवल होता है और गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? गोवा में। ठीक है, किसके लिए? एम्पावर करने के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसकी थीम थी इंक्लूजन एज अ मूवमेंट, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। और इसे होस्ट किया था डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गोवा गवर्नमेंट, फिर आपका गोवा गवर्नमेंट के अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इनके द्वारा इस पूरे पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया। अब इस पर्पल फेस्ट में कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं। कैसे इनिशिएटिव है? तो सबसे पहली बात है, आपकी जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट टूल सिस्टम या बुक होती है, तो एक ट्रेनिंग हैंडबुक तैयार की गई है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये हमारे जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनके सहयोग से इसको तैयार किया गया है, जिससे सेल्फ स्टडी आप कर सकेंगे। मतलब जो भी दिव्यांगजन है वो सेल्फ स्टडी कर सकेंगे, और इसके लिए एक मैनुअल भी तैयार किया जाएगा, एक हैंडबुक तैयार की जाएगी। इसके अलावा है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अब ऐसे कोई दिव्यांगजन होते हैं जिन्होंने पहले कोई स्किल सीखी होगी, ऐसे कोई दिव्यांगजन होंगे जिन्होंने पहले कोई स्किल सीखी होगी, तो उनकी उस स्किल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करने का काम करेगा। इसके अंदर 2 प्रकार के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, सोडा एंड कोडा। सोडा मतलब सिबलिंग ऑफ डेफ एडल्ट, और कोडा मतलब है चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट। तो इस तरीके से सर्टिफिकेशन का काम भी किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, अब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? तो आपने देखा होगा कि ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत में, पूरे विश्व में ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए जो ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, तो ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पर प्रॉपर जो इंडियन है उनको क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी अमेरिकन साइन लैंग्वेज में और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज में। इससे क्या होगा? इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता। ये आपको सोनाली सेन गुप्ता जी दिखाई दे रही हैं। इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? सोनाली सेन गुप्ता जी को बनाया गया है। इसके पहले रीजनल डायरेक्टर थी कर्नाटका के लिए बेंगलुरु रीजनल ऑफिस में। इसके अलावा इन्होंने आरबीआई को G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंटरनेशनल नेटवर्क और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी आरबीआई की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम सोनाली सेन गुप्ता ने किया है। ठीक है, तो सोनाली सेन गुप्ता नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको आरबीआई की देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं ध्वनि के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने कई सारी मिसाइल के बारे में, सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में सुना होगा, लेकिन भारत तैयार कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी ना, इसकी स्पीड 6 से लेकर 7 मैक तक होगी। मतलब ब्रह्मोस की स्पीड से 2 से 3 गुना ज्यादा आपको ध्वनि की स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ प्लान कर रहा है कि एंड 2025 तक हम ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करने का काम करेंगे। और अगर हमने यहाँ पे टेस्टिंग कर ली, तो टेस्टिंग करने के बाद यूएस, रशिया और चाइना के बाद अगली कंट्री हम होंगे जिसके पास हाइपरसोनिक वेपन कैपेसिटी होगा। इसकी स्पीड आप देख सकते हैं मैक्स 6 या 7,400 किलोमीटर पर आवर की होगी, जो कि 2 गुना ज्यादा है ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड का। इसकी रेंज देखेंगे तो 6,000 से 10,000 किलोमीटर की रेंज आपको इस ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल की देखने को मिल जाएगी। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन गोल्डन स्वेप के बारे में। अब देखिएगा, इलीगल तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया मामला आया है, इसमें जो वैक्स की टेबलेट्स होती हैं, तो वैक्स की टेबलेट या वैक्स की कैप्सूल बना के उसके अंदर गोल्ड की फिलिंग करके इसकी तस्करी की जा रही थी और लगभग 12 करोड़ का गोल्ड जब्त किया गया है। 12 करोड़ के गोल्ड को यहाँ पे जब्त करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल में किया गया है और उसी के लिए ऑपरेशन गोल्डन स्वेप शुरू किया गया था। तो किसने किया था इसको? कंडक्ट किया था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। गोल्डन ऑपरेशन गोल्डन स्वेप को चलाया गया था। इसका पर्पस था गोल्ड की स्मगलिंग को रोकना और इस सिंडिकेट को पकड़ा गया मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में। इसमें 10 केजी गोल्ड, 24 कैरेट का 10 केजी गोल्ड जब्त किया गया है, जिसकी वैल्यू लगभग 12 करोड़ की बताई जाती है। और ये पैसेंजर जो था, जो कि इस गोल्ड को लेके जा रहा था, वो वैक्स की एग शेप की कुछ इस तरीके से टैबलेट्स या कैप्सूल रखा था, जिसके अंदर गोल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए एक और बहुत अच्छी खबर है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लान करते हैं, यार दिवाली है, घर जाना है ना। आप में से कई सारे कॉलेज स्टूडेंट होंगे, कई सारे लोग जॉब कर रहे होंगे और प्लानिंग करके रखी होगी दिवाली जाना है या घर में कोई फंक्शन है तब हमें जाना है। लेकिन कई बार क्या कंडीशन बनती है कि कोई अर्जेंसी आ गई, कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया और हमको अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ती है कि अब हम नहीं जा पा रहे हैं, हम बाद में जाएंगे। और जब आप टिकट कैंसिल करते हो तो क्या होता है, आपका 25 से लेकर 30% तक का जो पैसा होता है टिकट का, वो डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। इससे हमें लॉसेस भी होते हैं और फिर तत्काल टिकट लेना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आजकल तो आपको पता है कि टिकट रिजर्वेशन करना कितना डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए आईआरसीटीसी ने यहाँ पे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इसमें अगर आपकी ऑलरेडी कोई टिकट है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी डेट को चेंज कर सकते हो। डेट को, टिकट को कैंसिल किए बिना आप रीबुकिंग कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी फेयर का डिफरेंस होगा, हो सकता है फेयर का डिफरेंस, कई कई सारी ट्रेन होती है जिसमें डायनामिक प्राइजेस भी होते हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस वगैरह है। तो जो भी फेयर का डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा और कंडीशन ये है कि सीट अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन रेलवे टू सून अलाउ पैसेंजर टू चेंज द ट्रेवल डेट ऑफ कंफर्म टिकट विदाउट कैंसिलिंग और रीबुकिंग। ये जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी की फील्ड के नोबेल प्राइज के बारे में। 3 पर्सन को इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। ये 3 पर्सन कौन कौन से हैं? पहले पर्सन का नाम है जोएल मोकेयार। जोएल मोकेयार आपको अमेरिका यूएसए से देखने को मिल जाएंगे। अगले पर्सन है जिनका नाम है फिलिप एगिहॉन, ये आपको फ्रांस से देखने को मिल जाएंगे। एंड थर्ड पर्सन है जिनका नाम है पीटर हॉबिट, और पीटर हॉबिट का रिलेशन भी अमेरिका से है। तो ये जो ट्रायो है, ये जो 3 लोग हैं, इन्हें इकोनॉमी की फील्ड का नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया जा रहा है। इकोनॉमी की फील्ड का जो नोबेल प्राइज होता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अब इनके किस वर्क के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है? तो इन्होंने क्या काम किया है? हाउ इनोवेशन एंड द फोर्सेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, नए प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड चेंज हो रही है, पुरानी प्रोडक्शन मेथड को रिप्लेस किया जा रहा है नई प्रोडक्शन मेथड से, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कमी आ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज हो रही है। वही सारी बातें जो हमें पता है वो इन्होंने इस पेपर में बताई हैं, ठीक है। हाउ इनोवेशन एंड द फोर्सेज ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये जो इनका वर्क है, इसके लिए इन्हें इकोनॉमी की फील्ड का नोबेल प्राइज दिया गया है। नाउ बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। तो 70th एडिशन ह्यूंडई फिल्म फेयर अवार्ड कंक्लूड हुए हैं। ये फिल्म फेयर अवार्ड ऑर्गेनाइज किए गए थे अहमदाबाद में विद द हेल्प ऑफ गुजरात टूरिज्म। शाहरुख खान और करण जौहर ने इन फिल्म फेयर अवार्ड को होस्ट किया था। सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं लापता लेडीज को। 13 अलग अलग कैटेगरी में इन्हें अवार्ड मिले हैं। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी देखेंगे। सबसे पहले लीडिंग रोल बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। वही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फीमेल कैटेगरी में किसे दिया है? आलिया भट्ट को दिया गया है, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्रिटिक्स कैटेगरी। तो क्रिटिक्स कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को, वही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है प्रतिभा प्रतिभा रंता को।
नेक्स्ट बात करेंगे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को मिला है और किरण राव ही डायरेक्टर आपको लापता लेडीज की देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगी कौन सी, सुजीत सरकार। ठीक है, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायलॉग लापता लेडीज को मिला है स्नेहा देसाई को, और बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए भी लापता लेडीज को मिला है राम संपत। तो 13 अवार्ड गए हैं लापता लेडीज को। चलिए, अब मराठा यहाँ पे जो मराठी प्रोग्राम्स होते हैं, मराठी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए मराठा या मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक नए ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है जिसका नाम है अभिजात। क्या नाम है, अभिजात मराठी ओटीटी। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अभिजात मराठी ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जिसमें आपको मराठी लैंग्वेज का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आपको मराठी लैंग्वेज के लिए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। ये आपको 4th एडिशन देखने को मिलेगा और कहाँ पर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इंडिया की जो ट्रूप है, इंडिया का जो कंटिजेंट है वो जा चुका है ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। 2022 में पहला एडिशन हुआ था और ये 4th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9 ईयर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। तो 2016 में मई मंथ में इस कोड को लाया गया था। इसका पर्पस था जो भी डिस्प्यूट्स हैं एनपीए से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, उनको सॉल्व किया जा सके। इसमें बताया गया है कि 2016 से 2025 तक लगभग 26 लाख करोड़ रुपए के डेट की रिकवरी यहाँ पर की गई है। ठीक है, 30,000 से ज्यादा प्री एडमिशन केसेस को सेटल किया गया है। ठीक है, इस कोड के आने से एनपीए भी कम हुआ है। 2017-18 में एनपीए 10.9% था, वहीं आप देख सकते हैं 2024-25 में 2.3% आपको एनपीए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो आपकी लोन ओवरड्यू डेट है, जो आपकी कह सकते हो कि पेनाल्टी डेट है, वो भी यहाँ पे रिड्यूस होके 248 से लेकर 30 से 87 डेज आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात हमने बहुत पहले भी डिस्कस की थी, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसे टेली मानस के नाम से जाना जाता है, इसे किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसे स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, 2022 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो ये जो मेंटल लोग हैं या जो मेंटली फिट नहीं है, उनके लिए 24/7 ये टेली हेल्पलाइन नंबर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा टेली मानस के जरिए। फिर कल के सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रपोज किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पे इसे प्रपोज करने का काम किया गया है। डॉक्टर सोनाली घोष, रिसेंटली इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इन्हें कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो अभी मैंने सिखाया IUCN WCPA कैंटन मिलर अवार्ड इनको दिया गया है और ये पहली इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीपिका पादुकोण, रिसेंटली इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस पोजीशन में अपॉइंट किया है, तो इन्हें मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। तो दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इंडियन आर्मी वेंट टू विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ऑस्ट्रेन। तो ऑस्ट्रेलिया गई है इंडियन आर्मी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। 13 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में एक्सरसाइज होगी। विच मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज द विकसित भारत बिल्डथॉन। तो विकसित भारत बिल्डथॉन के बारे में हमने बात की थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज एक्वायर 100% स्टैक इन द स्टर्लिंग बैंक। स्टर्लिंग बैंक के 100% स्टैक्स को किसने खरीद लिया है, तो इसे खरीदा है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड मॉरिशस के द्वारा 100% स्टैक्स को खरीद लिया गया है स्टर्लिंग बैंक बहामास के। ठीक है, मतलब अब होली ओन सब्सिडरी ये बन चुकी है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड की। ठीक है, इतनी चीजें, और इसका नाम भी चेंज करके IIHL बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड किया गया है। डन। नेक्स्ट है, इसके अलावा जैसे कि आप लोग ने एनपीएस के बारे में सुना होगा, जो न्यू पेंशन स्कीम है,
उसी प्रकार एनपीएस की शुरुआत जोमेटो भी कर रहा है अपने वर्कर्स के लिए, जिसके लिए इन्होंने एचडीएफसी पेंशन के साथ टाई अप किया है। तो जोमेटो एंड एचडीएफसी पेंशन लॉन्च एनपीएस मॉडल टू सिक्योर रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर द डिलीवरी पार्टनर। तो जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए 1 अक्टूबर से एनपीएस की शुरुआत की जा रही है। जोमेटो और एचडीएफसी पेंशन के बीच में एमओयू साइन हुआ है। इससे फायदा होगा कि बहुत सारे नए और भी ज्यादा एम्प्लॉय कनेक्ट होंगे जोमेटो के साथ। साथ ही साथ 72 घंटे में ही 30,000 जोमेटो डिलीवरी बॉयज को जो प्राण नंबर होता है, जो PRAN नंबर या परमानेंट आपका जो नंबर होता है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम किया गया है। इससे फायदा होगा क्या कि रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट भी मिलेगा और मंथली पेंशन भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में कुछ और इनिशिएटिव लिए गए हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट पढ़ सकते हैं, रिवीजन के लिए तैयार की गई है और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है विच आइलैंड इन सिंगापुर वॉज रीनेम्ड एज जुबिन गर्ग आइलैंड। तो जुबिन गर्ग जो कि आसाम के एक सिंगर थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो जुबिन गर्ग के नाम पर सिंगापुर में एक आइलैंड का नाम रखा गया है जिसका नाम है सेंट जॉन आइलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला नाम आता है लिंथोई, लिंथोई चनम्बम का। रिसेंटली न्यूज में देखी गई हैं। पूछा जा रहा है कि किस स्पोर्ट से है, तो इनका रिलेशन जूडो से आपको देखने को मिल जाएगा। किससे देखने को मिल जाएगा? जूडो से। और जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप लीमा पेरू में हो रही थी। 63 केजी कैटेगरी में इन्होंने ब्रोंज जीता है। अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।